नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए और हम एक केस डिस्कस करेंगे जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल का और हाई टीएसएच का है, जो होम्योपैथिक दवाइयों से ना केवल उसका टीएसएच कम हुआ है बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो गए। तो उसकी रिपोर्ट्स को आज हम एनालाइज करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितना अच्छा वर्क करती हैं क्रॉनिक डिसीज़ में और लाइफस्टाइल डिसीज़ में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइट की। दोस्तों, डाइट हो गया और मेडिसिन हो गया, ये सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर आप एक चीज़ को लेके चलते हैं और दूसरी चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं तो भी आपका क्योर जो है वो नहीं हो पाएगा। यानी कि मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट को भी फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट क्योर हो जाए आपका और आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। इसलिए डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी डाइट के बारे में आपको बताऊंगी कि आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिबल ऑयल्स की, यानी कि कौन कौन सा खाने में आपको तेल यूज़ करना है। सबसे पहले आ जाता है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी रहता है क्योंकि इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट रहते हैं और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो भी काफ़ी हाई लेवल में होता है। इसलिए ऑलिव ऑयल हमको कुकिंग में यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाते हैं और ये हार्ट अटैक से भी प्रिवेंट करता है और ब्रेन स्ट्रोक को भी प्रिवेंट करता है। तो ऑलिव ऑयल हेल्दी रहता है खाने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मस्टर्ड ऑयल की। मस्टर्ड ऑयल इसलिए हेल्दी होता है क्योंकि इसमें जो स्मोक पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। तो स्मोक पॉइंट हाई होने की वजह से इसमें फ्री रेडिकल्स हैं वो कम होते हैं और इससे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आप इसको डीप फ्राइंग में और रोस्टिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल उसको, मस्टर्ड ऑयल को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल ऑयल्स की। तो वेजिटेबल ऑयल भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं, इनका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी काफ़ी हाई होता है। तो आप इसको भी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरे जो डाइटरी जो फैक्टर है, यानी दूसरा इम्पॉर्टेंट जो डाइट है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी में। तो प्रोटीन अगर आप नहीं लेंगे तो बॉडी के जो मेन जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे और आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है क्योंकि जो जितनी एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटीन ही होती हैं। तो अगर आप प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी है वो भी अच्छी रहती है। तो प्रोटीन्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। इससे ना केवल मोटापा कम होता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आप हर तरीके की फल सब्जी खा सकते हैं। फल और सब्जियां खाने से ना केवल मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी होती है बल्कि इससे मोटापा भी कम होता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है बॉडी के अंदर। ये हार्ट के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फल सब्जियां और हर तरीके की फल सब्जियां आपको खानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोटा अनाज की, यानी कि कौन कौन सा आप मोटा अनाज के क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सा मोटा अनाज आप खा सकते हैं। तो मोटा अनाज इसलिए फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि उससे मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी है बॉडी में वो ओवरकम हो जाती है और ये ना केवल इससे मिनरल और विटामिन बल्कि फ़ाइबर भी काफ़ी मात्रा में मोटा अनाज में मिलता है। तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटा अनाज लेना चाहिए। अब मोटा अनाज में ब्राउन ब्रेड हो गया, दलिया हो गया, ब्राउन राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, बाजरा हो गया और ओट्स हो गया, मेज़ हो गया, यानी कि मक्का। तो ये सारा मोटा अनाज में आता है और आप मोटा अनाज ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में मोटा अनाज आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स की। तो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स भी खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ HDL यानी कि इसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो फिर जितना भी अनवांटेड जो हमारी बॉडी के अंदर फैट है यानी कि लो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है और वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसलिए हमको नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स खाना भी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि अब वाटर की, यानी कि पानी भी पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पीना पानी आपको ज़रूरी है। तो पानी से ना केवल बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है बल्कि डिहाइड्रेशन से भी बचाता है ये हमको, और बॉडी के जितने भी एक्सक्रीटरी फंक्शन हैं वो पानी की वजह से होते हैं। तो पानी पीना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब पानी के साथ साथ आप कौन सा पेय पदार्थ आपको लेना चाहिए, उसमें हो गया चाय हो गया और कॉफ़ी हो गया।
पर चाय और कॉफ़ी आपको बिना चीनी के लेना है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना, उसको कम ही लेना है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेनी है, यानी कि जिनको आपको अवॉइड करना है। तो उसमें हो गया शुगर। तो शुगर आप जितना ज़्यादा हो सके उसको अवॉइड करिए, कम से कम शुगर आपको लेनी है, क्योंकि शुगर अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल अमाउंट भी बढ़ता है और बॉडी की जो शुगर लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो शुगर को आपको कट डाउन करना है। नेक्स्ट है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट में जितना भी फास्ट फूड हो गया, यानी कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, तो इसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ट्रांस फैट की वजह से भी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट हो गया स्मोकिंग को अवॉइड करना है आपको, और ड्रिंकिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से भी लिवर फंक्शन है वो डिस्टर्ब होते हैं और उसकी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। तो अब इन चीज़ों के साथ साथ आपको फिज़िकल एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करना है, यानी आपको डेली कुछ थोड़ा थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, और थोड़ा थोड़ा योगा भी आप कर सकते हैं। तो फिज़िकल एक्सरसाइज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल को और मोटापा को कम करने के लिए। अब हम केस डिस्कस करते हैं। ये एक पेशेंट का केस है, 28 साल इनकी उम्र है। ये मेरे पास आए थे अपनी मोटापा की कंप्लेंट लेके, यानी कि इनको ओबेसिटी की कंप्लेंट थी मेनली। ये ओबेसिटी की कंप्लेंट मेरे पास लेके आए थे, और जब इन्होंने रिपोर्ट्स कराई तो इनके TSH लेवल जो काफ़ी बढ़ा हुआ था और इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। तो अब जब मैंने इनका केस लिया और पूरा केस टेकिंग के बाद मैंने जो सिम्टम्स एनालाइज करके इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन से ना केवल इनका कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, बल्कि जो इनका जो थायराइड की भी जो TSH लेवल था वो भी कम हो गया। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट क्योर हो गया पेशेंट का। तो एक एक परेशानी को लेके आता है पेशेंट, और उसकी जो बाकी परेशानी है, यानी कि बाकी रिपोर्ट्स हैं, वो भी नॉर्मल हो गई। तो होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथी एक तरीके से होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, तो जिसमें आप कह सकते हैं कि कंप्लीट क्योर होता है पेशेंट का, और उसकी बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म होती है। तो आप इसकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स को आप देखिए और इसको कंपेयर करिए, और देखिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कितना अच्छा रोल है लाइफस्टाइल डिसीज़ के लिए और क्रॉनिक डिसीज़ के लिए। तो दोस्तों, अगर मेरी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।